सोशल साइंस क्लास 8 ज्योग्राफी। अब हम सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं। इसमें लैंड, सॉयल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स, भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव संसाधन। ये इस लेसन का हमारा लास्ट वीडियो है। इन दिस वीडियो वी विल स्टडी अबाउट नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, बायोस्फीयर एंड इकोसिस्टम, importance of natural vegetation, distribution of natural vegetation, forest, grassland, scrubs and thorny bushes, tundra, wildlife, conservation of natural vegetation and wildlife resource। इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव, जिससे पहले हम समझेंगे जैव मंडल और पारितंत्र क्या होता है, जिसको हम पहले ही पढ़ चुके हैं 7th क्लास में। उसके बाद प्राकृतिक वनस्पति का मानव के लिए महत्व, प्राकृतिक वनस्पति का विश्व में वितरण, जिसको हम 4 भागों में बांट कर पढ़ेंगे यहाँ, वन, घास स्थल, कटीली झाड़ियाँ और टुंड्रा वनस्पति। उसके बाद वाइल्ड लाइफ, वन्य जीव, एंड एट लास्ट वी विल स्टडी अबाउट कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव संसाधन का संरक्षण। नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव। अब प्राकृतिक और वनस्पति और वन्य जीव ये सब जैव मंडल का ही हिस्सा हैं, बायोस्फीयर का एक पार्ट है। तो पहले हम थोड़ा बायोस्फीयर के बारे में रिवाइज कर लेते हैं, जिसके बारे में हम 6th क्लास में पढ़ चुके हैं। बायोस्फीयर या जैव मंडल, आपको याद होगा बेटा 6th क्लास में आपने पढ़े थे 4 परिमंडल होते हैं पृथ्वी के, लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड बायोस्फेयर। स्थल मंडल, वायुमंडल, जल मंडल और जैव मंडल। तो यहाँ हम जो ये प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवों के बारे में पढ़ रहे हैं, इसके लिए हम फिर से एक बार जैव मंडल को याद करते हैं कि जैव मंडल की परिभाषा क्या थी। ए नैरो जोन बिटवीन द लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड एटमॉस्फेयर वेयर लाइफ एग्जिस्ट इज नोन एज बायोस्फेयर। स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल तीनों के बीच पाई जाने वाली एक पतली सी परत, एक थिन लेयर, एक पतली सी परत जिसमें कि जीवन पाया जाता है, उसे हम जैव मंडल कहते हैं। नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ आर द पार्ट्स ऑफ दिस बायोस्फीयर। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव दोनों इस जैव मंडल का ही हिस्सा हैं। यानी कि पृथ्वी पर, जल में और वायुमंडल में जहाँ कहीं भी किसी भी रूप में जीवन पाया जाता है, उसे हम जैव मंडल कहते हैं। ये देखो इस फिगर में हम जैव मंडल देख सकते हैं। यहाँ पर दिख रहा है कि ये जमीन स्थल मंडल जिसपे कि जीव जंतु खड़े हुए दिख रहे हैं, ऊपर वायुमंडल जिसमें पक्षी उड़ते हुए दिख रहे हैं, बराबर में समुद्र जिसमें समुद्री जीव जंतु दिख रहे हैं। तो इन तीनों को कवर करता हुआ वो पोर्शन जहाँ जीवन पाया जाता है, उसे हम जैव मंडल कहते हैं। इकोसिस्टम, पारितंत्र। अब जैव मंडल के साथ एक और टर्म हमें याद करने की जरूरत है, पारितंत्र। An ecosystem is a community of living things and their non-living environment. It is the interdependence of all living organisms on each other and on their environment. Ecosystem क्या है? A community of living things and their non-living environment. इकोसिस्टम या पारितंत्र एक इस प्रकार का तंत्र है, एक समुदाय है जिसमें सभी जीवित पदार्थ और उनका अजैव वातावरण, जैव पदार्थ और उनका अजैव वातावरण दोनों ही शामिल हैं। इट इज़ द इंटरडिपेंडेंस ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन ईच अदर। तो यहाँ एक अंतर्निर्भरता है, ये एक प्रकार की एक इंटरडिपेंडेंस या एक अंतर्निर्भरता है जिसमें सभी सजीव प्राणी आपस में एक दूसरे पर निर्भर करते हैं एंड ऑन देयर एनवायरनमेंट, और अपने पर्यावरण पर निर्भर करते हैं। तो किसी भी स्थान पर पाए जाने वाले सभी सजीव प्राणी, जिसमें पेड़ पौधे जीव जंतु सभी शामिल हैं, वो आपस में एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, एक दूसरे पर डिपेंड हैं, और साथ साथ वो अपने भौतिक वातावरण पर भी निर्भर करते हैं। वो वहाँ की जलवायु पर, वहाँ की भूमि पर, मिट्टी पर, सब पर निर्भर करते हैं। तो इन सब की आपस की निर्भरता से जो एक सिस्टम बन जाता है, उसे हम इकोसिस्टम या पारितंत्र कहते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, प्राकृतिक वनस्पति का महत्व। वी नो नेचुरल वेजिटेशन इज अ वेरी वैल्यूएबल रिसोर्स। हमें पता है कि ये प्राकृतिक वनस्पति हमारे लिए एक बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल रिसोर्स है, बहुत महत्वपूर्ण संसाधन है। तो इसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट या इसके कुछ लाभ अब हम पढ़ेंगे। फर्स्ट वन इज ट्रीज प्रोवाइड अस टिम्बर विच इज़ यूज्ड इन मेकिंग फर्नीचर, पेपर, बॉक्सेस, डोर्स, हाउसेस एंड सो मैनी अदर थिंग्स। पेड़ हमें लकड़ी प्रदान करते हैं जिनका प्रयोग हम फर्नीचर बनाने में, कागज़ बनाने में, बॉक्सेस बनाने में, बक्से बनाने में, दरवाजे बनाने में, मकान बनाने में और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें बनाने में हम लकड़ी का प्रयोग करते हैं।
फॉरेस्ट प्रोवाइड शेल्टर टू एनिमल्स एंड बर्ड्स। वन पशु पक्षियों को आश्रय प्रदान करते हैं, उनको घर प्रदान करते हैं। नेचुरल वेजिटेशन प्रोवाइड्स ऑक्सीजन वी ब्रेथ। प्राकृतिक वनस्पति ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है जिसमें हम सांस लेते हैं। हम सभी जानते हैं कि पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर लेते हैं और ऑक्सीजन को प्रदान करते हैं, और हम लोग ऑक्सीजन से सांस लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को निकालते हैं। तो इस तरह से नेचर में एक बैलेंस बनाकर रखती है प्राकृतिक वनस्पति। नेचुरल वेजिटेशन प्रिवेंट्स सॉइल इरोजन। प्राकृतिक वनस्पति मृदा अपरदन को रोकती है। हम जानते हैं कि पेड़ पौधों की जड़ें मिट्टी को बांध कर रखती हैं, और इसीलिए जहाँ पर पेड़ पौधे पाए जाते हैं वहाँ तेज बहने वाली हवा या तेज बहने वाले जल के द्वारा भी अपरदन कम मात्रा में होता है। ट्रीज एक्ट एज शेल्टर बेल्ट टू प्रोटेक्ट क्रॉप्स। पेड़ पौधे फसलों को बचाने के लिए रक्षक मेखला का काम करते हैं। जैसे रेगिस्तान के किनारे वाले क्षेत्रों में जहाँ पेड़ पौधे लगा दिए जाते हैं तो वहाँ रेगिस्तान से बहकर आने वाली बालू या लवण या मिट्टी आसपास की फसलों को ख़राब नहीं कर पाती, क्योंकि पेड़ उसको रोक लेते हैं। ट्रीज चेक डेजर्टिफिकेशन फॉर द एक्सपेंशन ऑफ डेजर्ट्स। ट्रीज चेक डेजर्टिफिकेशन। डेजर्टिफिकेशन मीन्स द प्रोसेस ऑफ एक्सपेंशन ऑफ डेजर्ट्स। ऐसी प्रक्रिया जिसमें मरुस्थलों का विस्तार होता है, या उसको हम मरुस्थलीकरण कहते हैं। तो पेड़ पौधे मरुस्थलीकरण को रोकते हैं। कैसे रोकते हैं? मरुस्थलों के किनारे पर जब हम शेल्टर बेल्ट लगा देते हैं, पेड़ों की रक्षक मेखला बना देते हैं, तो मरुस्थलों से उड़कर आने वाली वायु या वो बालू जो आती है वायु के साथ, वो उड़कर बाहर नहीं जा पाती, बल्कि मरुस्थल के अंदर ही रह जाती है। वरना अगर वो पेड़ पौधे नहीं होते तो वो बालू उड़कर जाती है, और आसपास के खेतों में, आसपास की उपजाऊ मिट्टी पर जब वो बालू बैठ जाती है तो उसको भी धीरे धीरे वो लवणीय बना देती है, अनुपजाऊ बना देती है, और इस तरह से मरुस्थल बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन पेड़ों की रक्षक मेखला के कारण ये मरुस्थलों का विस्तार रुक जाता है। वेजिटेशन कवर हेल्प इन स्टोरेज ऑफ अंडरग्राउंड वाटर। वनस्पति का आवरण भूमिगत जल को बढ़ाने में भी सहायक होता है। जब पेड़ पौधों की जड़ों में जल इकट्ठा होता है, वो जल रिस रिस कर धीरे धीरे नीचे जाता है, वो सीपेज होता रहता है, और भूमिगत जल स्तर को बढ़ाने में वो सहायक होता है। ट्रीज प्रोवाइड अस सो मैनी वैल्यूएबल आइटम्स सच एज फ्रूट्स, नट्स, गम्स, टर्पंटाइन ऑयल एक्सेट्रा। पेड़ों से हमें बहुत सारी उपयोगी चीज़ें प्राप्त होती हैं, जैसे कि फल, तरह तरह के दाने, गोंद, तारपीन का तेल आदि। Medicinal plants are helpful in maintaining overall health and in the treatment of several diseases. बहुत सारे हमारे ऐसे चिकित्सीय पौधे हैं, दवाई वाले पौधे हैं, जिनका प्रयोग हम अपने स्वास्थ्य के लिए करते हैं, और बहुत सारी बीमारियों के इलाज में भी उनका प्रयोग किया जाता है। जैसे कुछ कॉमन से पौधे तो हम लोगों के घर के आसपास ही पाए जाते हैं। जैसे हम तुलसी का पौधा लगाते हैं, जिसको सर्दी जुकाम आदि में यूज़ करते हैं। नीम के पेड़ हमारे आसपास पाए जाते हैं, जो किसी भी तरह की स्किन डिजीज़ में काम आते हैं, या फिर वो एक एंटीबायोटिक का काम करते हैं, पूरे एनवायरनमेंट को वो प्योर करते हैं। ट्रीज आर आल्सो हेल्पफुल इन रिड्यूसिंग द एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ वेरियस नेचुरल डिजास्टर्स सच एज फ्लड्स। पेड़ बहुत सारी प्राकृतिक आपदाओं के नुकसान को कम करने में भी सहायक होते हैं, जैसे कि बाढ़ या जैसे सुनामी। अगर जहाँ कहीं सुनामी आ रही है, वहाँ समुद्र के किनारे अगर काफ़ी दूर दूर तक पेड़ लगे हुए होते हैं, तो वो जो बहने वाली समुद्र की लहरें हैं उनके फोर्स को कम कर देते हैं, उनकी स्पीड को कम कर देते हैं, जिससे नुकसान की कमी हो जाती है। तो इसी प्रकार से बहुत सारी प्राकृतिक आपदाएं हैं जिनसे होने वाली हानि को पेड़ कम कर देते हैं। जैसे हमने लैंडस्लाइड वाले में पढ़ा कि लैंडस्लाइड के इफेक्ट को कम करने के लिए अगर पर्वतीय ढालों पर पेड़ लगा दिए जाएं तो लैंडस्लाइड से होने वाला नुकसान कम हो सकता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। प्राकृतिक वनस्पति का वितरण। डेंसिटी एंड टाइप ऑफ वेजिटेशन कवर मेनली डिपेंड ऑन टू क्लाइमेटिक फैक्टर। किसी स्थान पर किस प्रकार की वनस्पति होगी और उस वनस्पति की डेंसिटी क्या होगी, मतलब उसकी सघनता क्या होगी, ये मुख्य रूप से दो जलवायु कारकों पर निर्भर करता है, टेम्परेचर एंड मॉइस्चर, तापमान और आर्द्रता। इन द वर्ल्ड 4 मेन टाइप्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशंस आर फाउंड। विश्व में मुख्य रूप से 4 प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। अब तापमान और आर्द्रता की उपलब्धता के आधार पर कि कहाँ पर कैसा तापमान है और कितनी आर्द्रता है, इस आधार पर विश्व में जो वनस्पति पाई गई हैं उनको हमने 4 भागों में बांटा है। फर्स्ट वन इज फॉरेस्ट वन, सेकंड ग्रासलैंड्स घास स्थल, थर्ड स्क्रब्स और थॉर्नी श्रब्स नुकीली और कांटेदार झाड़ियाँ, एंड फोर्थ इज टुंड्रा, और चौथे नंबर पे हम लेते हैं टुंड्रा वनस्पति। फॉरेस्ट वन। Forests are found in the areas of abundant water supply. In the areas of heavy rainfall, huge trees are found. वन मुख्य रूप से उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ अधिक मात्रा में जल की आपूर्ति होती है।
तो जो भी विश्व के ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ हैवी रेनफॉल है, जहाँ अधिक मात्रा में बारिश होती है, वहाँ बहुत विशाल पेड़ पाए जाते हैं और वो विशाल पेड़ों का घना क्षेत्र ही वन कहलाता है। As the amount of rainfall decreases, the size of trees also decreases. Forests are categorized into two broad types. और जैसे जैसे वृक्षा की मात्रा घटती जाती है, जल की मात्रा घटती जाती है, पेड़ों का साइज भी कम होता जाता है। तो वनों को मुख्य रूप से हम दो भागों में बांटते हैं। टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट डिपेंडिंग ऑन द शेडिंग ऑफ लीव्स। वनों के प्रकार। वृक्षों द्वारा अपनी पत्तियां गिराए जाने के आधार पर वन दो प्रकार के होते हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड डेसिडुअस फॉरेस्ट, सदाबहार वन और पर्णपाती वन। तो एवरग्रीन फॉरेस्ट, जिसके नाम से ही पता चल रहा है, जो हमेशा हरे भरे रहते हैं, जो एवरग्रीन है। द ट्रीज इन दीज फॉरेस्ट डोंट शेड देयर लीव्स साइमल्टेनियसली इन एनी सीजन ऑफ द ईयर। इन वनों में पाए जाने वाले वृक्ष जो हैं वो कभी भी किसी एक मौसम में अपनी पत्तियां एक साथ नहीं गिराते। कभी भी कोई ऐसा मौसम नहीं होता कि वन के सारे पेड़ जो हैं वो अपनी पत्तियां गिरा दें। और ऐसा क्यों होता है? बिकॉज वेराइटी ऑफ ट्रीज एंड अदर वेजिटेशन इज फाउंड इन दिस फॉरेस्ट। क्योंकि इन वनों में वृक्षों और वनस्पति के बहुत ज़्यादा विविध प्रकार पाए जाते हैं, अलग अलग प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं। कुछ 60 मीटर ऊंचाई के पेड़ हैं, उसके नीचे 40 मीटर ऊंचाई के, फिर 20 मीटर ऊंचाई के, फिर बीच में छोटे पौधे हैं, घास है, उनके बीच बीच में लताएं पाई जाती हैं। तो इतनी ज़्यादा विविधता पाई जाती है वनस्पति की कि कभी भी सारे एक साथ अपनी पत्तियां नहीं गिराते। कभी कुछ पेड़ पत्तियां गिराते हैं, कभी कुछ दूसरे पेड़ पत्तियां गिराते हैं। तो पूरा वन देखने में हमेशा हरा भरा रहता है। एंड वेजिटेशन कवर इज़ वेरी डेंस हेयर। और यहाँ वनस्पति का आवरण बहुत ही घना होता है। ये वन मुख्य रूप से इक्वेटोरियल रीजन में पाए जाते हैं, जहाँ पर कि भूमध्य रेखीय क्षेत्र, जहाँ पर वनस्पति वर्षा भी बहुत ज़्यादा होती है और तापमान भी बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए वहाँ वनस्पति का आवरण बहुत घना होता है। डेसिडुअस फॉरेस्ट, पर्णपाती वन या पतझड़ वाले वन। इन दिस फॉरेस्ट ट्रीज शेड देयर लीव्स इन ए पर्टिकुलर सीजन टू कंजर्व लॉस ऑफ मॉइस्चर थ्रू ट्रांसपायरेशन। हम जानते हैं कि पेड़ों की पत्तियों से वाष्पोत्सर्जन होता रहता है, ट्रांसपायरेशन होता रहता है। जब धूप पड़ती है तो उस धूप से पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते रहते हैं और पेड़ पौधों की पत्तियों से वाष्प का लॉस होता रहता है, ह्यूमिडिटी का, मॉइस्चर का लॉस होता रहता है। तो ये पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ एक विशेष ऋतु शुष्क होती है, ड्राई क्लाइमेट होती है, ड्राई सीजन होता है। उस सीजन में क्योंकि आर्द्रता की कमी होती है और उस समय अगर ट्रांसपायरेशन होगा तो आर्द्रता और भी कम हो जाएगी पेड़ों में। तो अपने अंदर की मॉइस्चर को बचाए रखने के लिए वो पेड़ अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। इन्हें हम पर्णपाती वन कहते हैं। ये देखो, ये एवरग्रीन फॉरेस्ट का एक फोटो है जिसमें दिख रहा है कि पेड़ कितने ज़्यादा घने हैं। और ये डेसिडुअस फॉरेस्ट है, पर्णपाती वन, जहाँ साफ साफ पतझड़ की ऋतु दिखाई दे रही है, ऑटम सीजन दिखाई दे रहा है, जहाँ पर पेड़ पे पत्तियां गिरी हुई हैं और ये वन उतने अधिक घने भी नहीं होते। ग्रासलैंड्स, घास स्थल। इन द एरियाज ऑफ मॉडरेट रेनफॉल शॉर्ट साइज ट्रीज एंड ग्रासेस ग्रो। जो ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर कि मध्यम वर्षा होती है, वहाँ पर कम ऊंचाई वाले पेड़ और घास पाई जाती है। सो वास्ट ग्रासलैंड्स आर फाउंड इन द रीजन्स ऑफ मॉडरेट रेनफॉल। इसलिए मध्यम वर्षा वाले क्षेत्रों में विशाल घास के मैदान पाए जाते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ग्रासलैंड्स फाउंड इन द वर्ल्ड। विश्व में मुख्य रूप से दो प्रकार के घास के मैदान पाए जाते हैं, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स एंड टेम्परेट ग्रासलैंड्स। उष्णकटिबंधीय घास स्थल और शीतोष्णकटिबंधीय घास स्थल। जैसा कि इनके नाम से पता चल रहा है, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स आर फाउंड इन ट्रॉपिकल जोन और इन टॉरिड जोन एंड टेम्परेट ग्रासलैंड्स आर फाउंड इन टेम्परेट जोन। तो जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है वहाँ पर जो घास स्थल है, उन घास में घास की ऊंचाई ज़्यादा होती है और वो घास कठोर घास होती है, जैसे कि सवाना। और जो शीतोष्णकटिबंधीय घास स्थल हैं, उन घास के मैदानों में घास की ऊंचाई कम होती है, वो छोटे साइज की घास होती है और वो घास सॉफ्ट होती है, मुलायम होती है, जैसे कि प्रेयरीज, स्टेपीज, वेल्ड, ऐसे बहुत सारे टेम्परेट ग्रासलैंड पाए जाते हैं। यहाँ देखो, यहाँ हमें पिक्चर्स में दिख रहा है घास के मैदान, दूर दूर तक हमें केवल घास ही घास दिखाई देती है। स्क्रब्स एंड थॉर्नी श्रब्स, नुकीली कांटेदार झाड़ियाँ, या इसे हम डेजर्ट वेजिटेशन, रेगिस्तानी या मरुस्थलीय वनस्पति भी कह सकते हैं। इन ड्राई रीजन्स और इन द एरियाज ऑफ लो रेनफॉल स्क्रब्स एंड थॉर्नी श्रब्स ग्रो। शुष्क क्षेत्रों में या जहाँ वर्षा बहुत ही कम होती है, ऐसे क्षेत्रों में ये कांटेदार नुकीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं। Here plants have deep roots to find moisture from the depth of the earth. यहाँ पर जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं उनकी एक विशेषता है कि उनकी जड़ें बहुत गहरी होती हैं
जो धरती की गहराई से कहीं से नमी ढूंढ कर ला सकें, जल ढूंढ कर ला सकें और अपना पोषण कर सकें। द लीव्स ऑफ द ट्रीज आर थॉर्नी और वैक्सी टू रिड्यूस द लॉस ऑफ मॉइस्चर थ्रू ट्रांसपायरेशन। और इन पेड़ पौधों की, झाड़ियों की जो पत्तियां होती हैं वो आमतौर पर नुकीली या कांटेदार होती हैं, या फिर वो मोम की परत उनके ऊपर चढ़ी हुई होती है, जिससे कि ट्रांसपायरेशन के द्वारा, वाष्पोत्सर्जन के द्वारा जो नमी की हानि हो जाती है उसको वो रोक सके। क्योंकि पेड़ों के पत्तों से लगातार सूर्य की रोशनी में वाष्पोत्सर्जन होता रहता है और पेड़ की पत्तियों का मॉइस्चर धीरे धीरे हवा में जाता रहता है। तो ड्राई रीजन में पहले से ही वहाँ पर नमी की बहुत कमी है, तो इसलिए उन पत्तियों की जो आकृति होती है वो नुकीली होती है, छोटी छोटी नोकदार पत्तियाँ होती हैं या आमतौर पर कांटे होते हैं, जिनसे कि ट्रांसपायरेशन बहुत ही कम होता है, मॉइस्चर का लॉस बहुत ही कम होता है। जैसे कैक्टस, कीकर, बबूल, ये सारी वनस्पतियाँ इन डेजर्ट एरिया में पाई जाती हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं ये कुछ वनस्पति दिखाई दे रही हैं, कैक्टस के पेड़ हैं, कहीं कहीं छोटे छोटे घास के झुरमुट जैसे पाए जाते हैं, तो ये सब डेजर्ट वेजिटेशन या थॉर्नी वेजिटेशन है। नाउ टुंड्रा, अब टुंड्रा वनस्पति। इन द रीजन्स ऑफ वेरी कोल्ड क्लाइमेट टुंड्रा वेजिटेशन इज फाउंड। टुंड्रा वनस्पति बहुत ही ठंडी, अति शीत जलवायु में पाई जाती है। The areas situated in high latitudes and high altitudes have tundra type of vegetation. उच्च अक्षांशों में और उच्च ऊंचाई पर पाए जाने वाले क्षेत्रों में टुंड्रा वनस्पति पाई जाती है। तो जो क्षेत्र ऐसे हैं जो उच्च अक्षांशों में स्थित हैं, मतलब ध्रुवों के नज़दीक हैं, या जो शीत कटिबंध में आते हैं, फ्रिजिड जोन में आते हैं, या फिर पर्वतों की चोटियों के आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ पर टुंड्रा वनस्पति पाई जाती है। मॉसेज, लिचेन्स आर फाउंड इन टुंड्रा वेजिटेशन। टुंड्रा वनस्पति में काई, लिचेन जैसी चीज़ें पाई जाती हैं। एंड सम सीजनल स्मॉल प्लांट्स आल्सो ग्रो इन द मंथ्स ऑफ समर। और ग्रीष्म काल में, हालांकि वहाँ ग्रीष्म काल बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है, लेकिन फिर भी जो 3 महीने के लिए वहाँ बर्फ़ पिघल जाती है, थोड़ा गर्मी का मौसम होता है, उसमें छोटे छोटे फूलों वाले कुछ पौधे खिल जाते हैं, पौधे उगाते हैं, और यही टुंड्रा वेजिटेशन के मेन विशेषताएँ हैं। ये टुंड्रा वेजिटेशन हम देख सकते हैं, काई जमी हुई दिख रही है, काई, लिचेन, और छोटे से ये वाइट फूल वाले कुछ पौधे दिख रहे हैं। और इस वनस्पति की मेन विशेषता है कि ये हाई लैटिट्यूड एंड हाई एल्टीट्यूड्स में पाई जाती है, कोल्ड क्लाइमेट में। वाइल्ड लाइफ, वन्य जीव। वाइल्ड लाइफ इंक्लूड्स एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स एंड एक्वाटिक क्रीचर्स एक्सेट्रा। वन्य जीवों में हम पशु, पक्षी, कीट पतंग और जलीय जीवों को शामिल करते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ वाइल्ड लाइफ रिसोर्स, वन्य जीव संसाधन का हमारे लिए क्या महत्व है। फर्स्ट इज एनिमल्स गिव्स अस मिल्क, मीट, वूल एक्सेट्रा। यू ऑल नो दैट एनिमल्स आर वेरी बेनिफिशियल फॉर अस। हमें उनसे बहुत से लाभ मिलते हैं, हमें उनसे दूध, मांस, ऊन आदि चीज़ें प्राप्त होती हैं। इंसेक्ट्स लाइक बीज गिव अस हनी। कुछ ऐसे कीट पतंग हैं जो हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं, जैसे कि मधुमक्खी जो हमें शहद देती है। बीज आल्सो हेल्प इन पॉलिनेशन ऑफ फ्लावर्स। मधुमक्खियाँ फूलों के परागण में भी सहायक होती हैं। सम बर्ड्स लाइक वल्चर्स वर्क एज डीकम्पोजर्स। कुछ पक्षी जैसे कि वल्चर वो विघटक का काम करते हैं, गिद्ध जैसे पक्षी विघटक के रूप में काम करते हैं। इंसेक्ट्स आल्सो वर्क एज डीकम्पोजर्स एंड मेंटेन द बैलेंस ऑफ इकोसिस्टम। कुछ कीड़े मकोड़े ऐसे हैं जो कि विघटक के रूप में काम करते हैं और पारितंत्र के बैलेंस को बना के रखते हैं। इकोसिस्टम में हम जानते हैं कि फूड चेन के द्वारा पूरा सिस्टम आपस में जुड़ा हुआ है। जैसे पेड़ पौधे ज़मीन से, मिट्टी से, पानी से और सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। उन पेड़ पौधों को शाकाहारी पशु खा लेते हैं, मांसाहारी पशु उन शाकाहारी पशु को खा लेते हैं, और मांसाहारी पशु और शाकाहारी पशु उन सबकी जब मृत्यु हो जाती है तो डीकम्पोज़र, ये विघटक बैक्टीरिया जो हैं, उनको विघटित करके उनके शरीर को वापस मिट्टी में मिला देते हैं, वापस मिट्टी में ही मिला देते हैं। तो इस तरह से ये फूड चेन एक पूरी साइकिल बन जाती है, और ये साइकिल ही इकोसिस्टम को मेंटेन रखती है। तो ये हमारे कीट पतंग जो है इस इकोसिस्टम को बनाए रखने में सहायक होते हैं। The variety of wildlife resources is shown in this picture. There are so many animals like zebras, tigers, deers, giraffes. So many birds and insects are shown here. तो यहाँ हमने देखा है किस प्रकार की जैव विविधता हमारी धरती पर पाई जाती है। वन्य जीव संसाधन के कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिए हुए हैं। कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स, वन्य जीव संसाधन और प्राकृतिक वनस्पति का संरक्षण। अब हमने देख लिया कि हमारे लिए नेचुरल वेजिटेशन कितने इंपॉर्टेंट हैं, वाइल्ड लाइफ रिसोर्स कितने इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन अब हमें उनको संरक्षण करने की आवश्यकता है, और क्यों आवश्यकता है, किस प्रकार से उनका संरक्षण किया जा रहा है, वो सब अब हम पढ़ेंगे
नीड ऑफ कंजर्वेशन, संरक्षण की आवश्यकता। दीज रिसोर्सेज आर ऑन द वे टू एक्सटिंक्शन ड्यू टू सम नेचुरल एंड मैन मेड फैक्टर्स। ये संसाधन ऐसे हैं जो कि कुछ प्राकृतिक और मानवीय कारणों से विलुप्त होने के कगार पर पहुंच गए हैं। बहुत सारे ऐसे पेड़ पौधे हैं, बहुत सारी ऐसी एनिमल स्पेसीज हैं जो कि विलुप्त प्राय हो गई हैं, जो समाप्त होने लगी हैं, और उसके लिए कुछ प्राकृतिक कारण जिम्मेदार हैं और कुछ मानवीय कारण भी जिम्मेदार हैं। पहला कारण डिफॉरेस्टेशन, वृक्षों का, वनों का विनाश। हम बहुत तेज़ी से वनों को काटते जा रहे हैं, और जब वन कट रहे हैं तो वनों में रहने वाले जीव जंतु भी नष्ट हो रहे हैं, क्योंकि वन जानवरों का प्राकृतिक आवास होते हैं। तो वनों का विनाश प्राकृतिक वनस्पति का और वन्य जीवों का दोनों का ही विनाश है। सॉइल इरोजन, मृदा अपरदन होने के कारण वनस्पति नष्ट हो जाती है, और जलीय जीव जंतुओं पर भी इसका नुकसान पहुंचता है, और भूमि पर रहने वाले जीवों पर भी इसका नुकसान पहुंचता है। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़, जो मानव निर्माण क्रियाएं कर रहा है, वनों को काट कर, घास के मैदानों को काट कर वहाँ बिल्डिंग्स बना रहा है, वो सारी कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज़ जो हैं वो वन्य जीव जंतु और वनस्पति पर दुष्प्रभाव डालती हैं। फॉरेस्ट फायर, वनों की आग। आजकल ऐसी घटनाएं बहुत हो रही हैं कि बड़े बड़े वनों में आग फैल रही है, और वो आग कई दिन तक भी कंट्रोल में नहीं आती है, उसको बहुत दिनों तक भी उसको शांत करना मुश्किल हो जाता है। और जब इतनी बड़ी मात्रा में वनों में आग लगती है तो वनस्पति भी नष्ट हो जाती है और वन्य जीवों का भी विनाश हो जाता है। नेचुरल डिज़ास्टर्स, प्राकृतिक आपदाएं। बहुत सी प्राकृतिक आपदाएं ऐसी हैं जो मनुष्य के साथ साथ वन्य जीव जंतुओं को और वनस्पति को भी नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे लैंडस्लाइड। जब पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन होता है तो उसके नीचे आने वाली वनस्पति को भी विनाश हो जाता है। इसी प्रकार सुनामी, बाढ़, जो भी प्राकृतिक आपदाएं हैं वो सब वनस्पति और जीव जंतुओं पर बुरा प्रभाव डालती हैं। इल्लीगल कलेक्शन एंड ट्रेड ऑफ स्किन्स, हॉर्न, टीथ एंड फेदर्स। अब मनुष्य कुछ पशु पक्षियों के कुछ हिस्सों का अवैधानिक रूप से या वैधानिक रूप से, इल्लीगल रूप से उसको कलेक्ट करता है और उसका व्यापार करता है, जैसे जानवरों की खाल, उनके सींग, दांत, उनके पंख। तो इनको इल्लीगल तरीके से कलेक्ट करना और व्यापार करना उनको हानि पहुंचाता है। जैसे लोग हाथी दांत की सामान बनाकर बेचते हैं, है ना, ऐसे मोर के पंखों से तरह तरह के शोपीस आइटम बनाए जाते हैं, हिरन की खाल से लोग अपने शोपीस बनाते हैं। तो इस तरह एनिमल पार्ट्स को कलेक्शन करना और उनका ट्रेड करना है जो वो अवैधानिक है, और ये अवैधानिक क्रिया वन्य जीवों के विनाश के लिए उत्तरदायी है। तो अब हम देख रहे हैं इन सारे कारणों से ये आवश्यक हो जाता है कि नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ को हम कंजर्व करें, उसका हम संरक्षण करें। मेजर्स टू कंजर्व नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, वन्य जीव संसाधन और प्राकृतिक वनस्पति के संरक्षण के लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं वो हम देखेंगे। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव संसाधन संरक्षण के उपाय। फर्स्ट, नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स हैव बीन मेड टू प्रोटेक्ट नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय पार्क, वन्य जीव अभयारण्य और जैव विविधता आरक्षित क्षेत्र सरकार ने स्थापित किए हैं। Awareness programs like social forestry and वन महोत्सव are celebrated to involve the public in this work. जनता के बीच में जागरूकता फैलाने के लिए सामाजिक वानिकी और वन महोत्सव जैसे कार्यक्रम चलाए जाते हैं, जिससे लोग अपनी जिम्मेदारी समझें और वो भी वनस्पति को और जीवों को बचाने में अपना योगदान दें। सामाजिक वानिकी के अंतर्गत लोगों को प्रोत्साहित किया जाता है कि जहाँ भी कहीं जगह देखते हैं वहाँ वो वृक्षारोपण करें। Many countries have passed laws against the trade of animal parts. बहुत सारे देशों में पशु पक्षियों के अंगों का व्यापार करने के खिलाफ कानून बने हैं। Killing of animals and hunting is banned in many countries, such as in India. Killing lions, tigers, deers and peacocks is a punishable offense. बहुत सारे देशों में पशु पक्षियों को मारने और उनका शिकार करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, जैसे भारत में शेर, चीता, हिरन और मोर के शिकार को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। There is an international convention in the world that lists several species of animals and birds in which trade is prohibited. बहुत सारे देशों ने एक अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध किया है जिसके अंतर्गत कुछ पशु पक्षियों और वनस्पति की एक लिस्ट बनाई गई है जिनके व्यापार को प्रतिबंधित कर दिया गया है। All the people should feel their responsibility and should play their role in conserving these resources. अब देश की सभी जनता को, विश्व के हर मानव को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए और प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवों के संरक्षण में अपना योगदान देना चाहिए।
CITS कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पेसीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना। ये एक अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध है, अंतर्राष्ट्रीय समझौता है एक प्रकार का, जिसमें कि संकटग्रस्त प्रजातियों, पेड़ पौधों और जीव जंतुओं की संकटग्रस्त प्रजातियों के संरक्षण के लिए प्रयास किया गया है। क्या किया गया है इसके अंतर्गत? इट इज़ एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट टू रेस्ट्रिक्ट द ट्रेड ऑफ सम स्पेसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। A list has been prepared in which the names of endangered species given. There are about 5,000 species of animals and 28,000 species of plants are given in this list. एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता किया गया है कुछ देशों ने मिलकर, जिसमें एक लिस्ट बनाई गई है और उस लिस्ट में संकटग्रस्त प्रजातियों की पशु पक्षियों और पेड़ पौधों के नाम दिए गए हैं और ये तय किया गया है कि इन पेड़ पौधों या इन पेड़ पौधों से जुड़ी हुई चीज़ों और इन पशु पक्षियों से जुड़े हुए सामानों का व्यापार नहीं किया जाएगा, उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अभी फ़िलहाल इन लिस्ट में 5,000 पशु पक्षी हैं और 28,000 से ज़्यादा पेड़ पौधे दिए गए हैं। तो इस प्रकार इन प्रयासों के द्वारा प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवों की विविधता को संरक्षित करने का प्रयास सभी सरकारें कर रही हैं और जनता से भी ये उम्मीद की जाती है कि वो लोग भी इनके संरक्षण में अपना अपना योगदान देंगे।